जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसका यह 7वां वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं वैदिक सभ्यता को। जो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता का जो काल था, उसको पूरी तरह से विस्तृत तौर पर आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले हिस्ट्री के जितने भी वीडियोस आए थे उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं सबके प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सभी के लिए सारे सब्जेक्ट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली तौर पर इस वीडियो में? तो वह है हमारा वैदिक सभ्यता। यहां पर आपको कोई भी बुक की लैंग्वेज नहीं मिलेगी। बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को चीजें देने की कोशिश करूंगा, और आई होप कि जिस तरह से आप लोगों ने पिछले वीडियोस को अपना प्यार दिया है, सेम उसी तरह से प्यार देंगे और इसके माध्यम से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। कब तक? 600 बीसी तक, मतलब ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो लोग नए हैं मैं एक बार सबको रिवाइज करवा दूं, और जो लोग पढ़ भी चुके हैं इस चीज को ध्यानपूर्वक समझेंगे। हम लोगों ने इसके पहले देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक काल का एक कालखंड था जहां पर साहित्यिक स्रोत मिले तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो वो पूरा का पूरा कालखंड एक तरह से कथित चीजों के बारे में है जो इतिहासकारों ने अपने हिसाब से सोचा, अपने हिसाब से चीजें वहां पर लिख दी, और उसे ही हम लोग आज तक मानते हुए आए हैं। साहित्यिक ग्रंथ वहां पर मिले, साहित्यिक चीजें मिली, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो उसके पतन के बारे में बहुत सारे लोगों में मतैक्य है। ठीक है, एक मत नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड बताया जाता है ऑथेंटिक रूप से इतिहासकारों के माध्यम से, जो हमें एनसीईआरटी में भी मिलता है, वह 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के करीब बताया जाता है। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व में स्टार्ट होती है, तो बीच का जो 200 साल था उसमें भारत का इतिहास पूरी तरह से लुप्त हो चुका था, क्योंकि कोई सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था, लेकिन 1500 ईसा पूर्व में एक नई सभ्यता निकलकर आई जिसे हम लोगों ने नाम दिया वैदिक सभ्यता। तो इसका बेस यह था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यह आया। हालांकि अगर हम लोग सोचें तो सोचने के तौर पर यह थोड़ा अटपटा लगता है। उसका रीजन क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हम लोगों ने देखा कि वह पूरी तरह से नगरीकृत व्यवस्था थी, लेकिन जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता, यह कहीं से कहीं तक नगरीय अर्थव्यवस्था या फिर नगरीय समाज नहीं है। यह क्या है? पूरी तरह से वैदिक चीजों पर डिपेंड है, मतलब कि लोग कहां पर रहते हैं? कुटियों में रहते हैं, वेदों पर निर्भर रहते हैं। तो यह सभ्यता पिछली सभ्यता से बहुत ज्यादा भिन्न है। अगर हम लोग यह सोचकर देखें कि यह कैसे हो सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी, वहां पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था, आगे चलकर भारत में वह सभ्यता लुप्त हो गई, और जो वैदिक सभ्यता आई उसमें इन सब चीजों का प्रयोग नहीं किया गया। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो बहुत सारे अंतर मिलेंगे। इन्हीं सबको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। यह जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता, इसको 2 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है ऋग्वैदिक काल, जिसे हम लोग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो सर, आप लोगों के माइंड में एक चीज उठेगी कि सर किसी भी कालखंड को हम लोग बांटते कैसे हैं? देखिए, उसका रीजन होता है, अगर उस कालखंड में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुछ बदलाव होता है तो उसे हम लोग नया कालखंड का नाम देते हैं। जैसे कि वैदिक सभ्यता जब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक आई तो इसमें कोई भी नया बदलाव नहीं हुआ। जो सभ्यताएं थी, जो रीतियां थी, वह चल रही थी, लेकिन 1000 ईसा पूर्व के करीब हमें लोहे की प्राप्ति हो जाती है। भारत में सबसे पहले लोहा कहां पर मिला? तो वह
कब मिला? 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिले में अतरंजी खेड़ा नामक जगह पर। कई बार प्रश्न बना है छोटे एग्जाम में, तो याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले लोहा कहां मिला? तो अतरंजी खेड़ा में, जो उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिले में पाया गया था, और वह टाइम पीरियड था 1000 बीसी का, 1000 ईसा पूर्व का। ठीक, तो वहां से थोड़ा चेंजेस आया और 600 ईस्वी आते आते लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लग गया। तो वहां से हमारा शुरू हो जाता है महाजनपद काल। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन दोनों की ऑथेंटिक जानकारी हम लोग इसमें बेसिक चीजें समझेंगे। आगे 2 वीडियो और आने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे स्पेशल तौर पर ऋग्वैदिक काल में, अगले वीडियो में बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो पूरा का पूरा वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे आर्यों के बारे में। अब सर, ये आर्य कौन है? जैसे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने उन लोगों के बारे में बात की थी जो कहां के निवासी थे? सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में हम लोगों ने बात की। उनकी अर्थव्यवस्था, उनका समाज, उनकी प्रकृति, उनकी सोच और उनके धार्मिक चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की। वैदिक सभ्यता में हम लोग बात करेंगे आर्यों के बारे में। आर्य कौन थे? बहुत ही विवादास्पद वाक्य था, लेकिन इसको कैसे सुलझाया गया इतिहासकारों के माध्यम से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 कालखंडों में बांटेंगे। पहला कालखंड है जिसे बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक, मेरे साथ आप लोग लिखते रहेंगे ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को क्या बताया? 1500 बीसी से, बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, 1500 बीसी से ये आता है 1000 बीसी तक। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा कालखंड जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा? मित्रों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न बना है, टाइम पीरियड भी पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल। ठीक, और जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 बीसी से, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से 600 बीसी तक। ठीक, 2 फैक्ट है। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो ऋग्वैदिक काल है, इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया? तो सबसे पहले इसके नामकरण के बारे में अगर आप लोग समझ जाएंगे कि इस सभ्यता को वैदिक काल क्यों कहा गया, तो इसके बारे में भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग यहां पर हेडिंग बनाएंगे क्या? नामकरण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन रिलैक्स होकर, एकदम काम होकर, सारे चीजों को त्याग कर, कम से कम 30 से 40 मिनट जब तक का यह वीडियो है, आप लोग सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे और जो चीजें मैं बोलूंगा अगर आपने उससे नोट डाउन कर लिया तो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम इस सभ्यता को लेकर नहीं होने वाली है, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। ठीक, चलिए, इसका नामकरण कैसे हुआ? वेदों के माध्यम से। अब कहेंगे सर, वेदों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी जानकारियां हमें मिलती हैं वो वेदों के माध्यम से मिलती हैं। इसके जानकारी के माध्यम 2 हैं हमारे पास, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, लेकिन ऑथेंटिक रूप से माना गया है किसे? वेदों को। तो ऋग्वैदिक काल जो नाम पड़ा 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से लेकर, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस कालखंड के बारे में हमें केवल ऋग्वेद से पता चलता है। ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हमें ऋग्वेद से पता चलती हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे ऋग्वैदिक काल। बाकी का जो उत्तर वैदिक काल है, आप सबको पता है, हमारे समाज में या फिर हमारे भारतवर्ष में कुल 4 वेद फेमस हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, तो ऋग्वेद से मिली जानकारियों को जहां संकलित किया गया, जिस कालखंड के बारे में उसने बताया, उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया, और उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक, उसके बाद जो 3 हमारे वेद बचे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनके द्वारा मिली जानकारियों को हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में लिखा, उत्तर वैदिक काल में देखा, क्योंकि उस समय लोहे का भी प्रयोग होने लगता है। और इसके बाद जब 600 ईसा पूर्व आता है, अर्थात 600 बीसी, तो उस समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगता है। तो इस वजह से वहां पर महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये चीजों हम लोगों ने समझा। नामकरण वेदों के माध्यम से हुआ। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों के माध्यम से सभ्यता के बारे में पता चला, इस वजह से इसे हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का नाम दिया। अब बात आती है कि इसमें किसके बारे में बात की गई, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग देखेंगे आर्यों के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में? आर्यों के बारे में बात की जाती है। ये जो आर्य शब्द है बड़ा ही गूढ़ था।
लोग इसे समझ नहीं पाए। आर्य एक संस्कृत शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या फिर ज्ञानी। ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञानी हो। देखिए, आर्य कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ना जातिवाचक शब्द है। जैसे आप लोग प्रयोग करते हैं आजकल की वह क्षत्रिय है, वह वैश्य है, वह शूद्र है। ऐसा नहीं है कि जो आर्य है उसकी एक नस्ल है कि उसका बेटा भी आर्य होगा, उसके पौत्र प्रपौत्र सब आर्य होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक भाषा सूचक शब्द है। यह उनके लिए प्रयोग किया गया उस समय में जो ज्ञानी हुआ करते थे, जो कुलीन हुआ करते थे, जो श्रेष्ठ हुआ करते थे। तत्कालीन समाज में जो लोग श्रेष्ठ थे उन्हें आर्य के नाम से संबोधित किया गया और यह माना गया कि वैदिक सभ्यता का पूरा विकास आर्यों ने किया। ठीक, आर्य का मतलब समझ में आया आप लोगों के? आर्य का मतलब कोई सूरवीर योद्धा नहीं होता, आर्य का मतलब कोई पंडित नहीं होता, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन अथवा ज्ञानी। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात आती है जो सबसे विवादास्पद रहा है हमेशा के लिए कि आर्यों का आगमन। देखिए यहां पर बोर्ड के माध्यम से मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझेंगे। आर्यों के आगमन के बारे में बहुत सारी चीजें की गई हैं। आर्यों का आगमन कैसे हुआ? काफी लोग मानते हैं कि ये जो आर्य थे ना मित्रों, ये भारत के ही थे। काफी लोग ये मानते हैं कि ये जो आर्य थे यह भारत के मूल निवासी थे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार हमारे ऐसे हैं जो मानते हैं कि आर्य भारत के नहीं थे, वह मध्य एशिया से आए थे, यूरोप से आए थे, अफगानिस्तान से आए, तिब्बत से आए, बहुत सारी जगहों से उन लोगों ने बताया है। तो सबको हम लोग समझेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वह आता है मैक्स मुलर का सिद्धांत। मैक्स मुलर ने कहा है कि यह जो आर्य हैं यह मध्य एशिया से आए हैं, बैक्ट्रिया नामक देश से। मध्य एशिया में एक बैक्ट्रिया प्रांत पड़ता था, वहां से यह आर्य आए हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि आर्य कहां से आए हुए थे और उसमें दिया है कि वह बैक्ट्रिया से आए थे या फिर मध्य एशिया से आए थे, तो बेझिझक होकर आप लोग ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक रूप पर मैक्स मुलर के सिद्धांत को ही माना गया है। हम लोग एक एक करके लिखेंगे किसने क्या कहा है। ठीक है, देखिए जो आर्य शब्द है ना, इसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन 2 पॉइंट इसका रह गया। यह जो आर्य है, आर्य शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो वो मैक्स मुलर ही थे। ठीक है, मैक्स मुलर, इन्होंने कब किया? 1853 में। लेकिन ऋग्वेद में, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में 33 बार 33 टाइम आर्य नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है और सबसे पहले मैक्स मुलर ने इसका प्रयोग किया इतिहास लिखते समय 1853 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो अब आर्यों के आगमन के बारे में हम लोग जानते हैं। आर्यों के आगमन के बारे में 2 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से? एक है विकासवादी सिद्धांत, ध्यान से समझेंगे, विकासवादी सिद्धांत। ठीक, और एक है विसरणवादी सिद्धांत। मैं इनमें अंतर बताऊंगा। विसरणवादी सिद्धांत, वीडियो बड़ा ना हो इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफलाइन होने की वजह से मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं आप लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, चीजें खुद से लिखनी पड़ती हैं, इस वजह से मैं तेज पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आप लोगों के समझ में चीजें आ रही होंगी। तो आर्यों का जो आगमन है डियर, इसके बारे में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। कौन कौन से? एक है विकासवादी सिद्धांत और एक है विसरणवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत का मतलब यह है, इसमें जो इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि आर्य भारतीय थे। ध्यान से देखेंगे, आर्य भारतीय थे। लेकिन जो विसरणवादी सिद्धांत है, इनका मानना है कि ये बाहर से आए थे। ठीक, तो अगर आपसे प्रश्न बना कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ, इसमें कितने सिद्धांत दिए गए, तो 2, एक है विकासवादी सिद्धांत और एक है विसरणवादी सिद्धांत। लेकिन सबसे ऑथेंटिक माना गया विसरणवादी सिद्धांत में से ही मैक्स मुलर का सिद्धांत, जिन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया अर्थात बैक्ट्रिया से आए हुए थे। अब इन दोनों पॉइंटों को हम लोग विस्तृत तौर पर समझेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स अपने से बनाइए। मैंने कई बार बोला है मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए और लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को हेडिंग बना के लिखेंगे। चलिए, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा
कि ऋग्वैदिक जो वैदिक काल है इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने कालखंडों में बांटा गया, क्यों बांटा गया, किसके बारे में बात करेंगे, और जिनके बारे में बात हो रही है उनका आगमन कैसे हुआ, वह भारतीय थे या विदेशी थे। तो आर्यों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला हेडिंग हम लोग बनाते हैं क्या, विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत मतलब इसमें तुम्हें जितने आप लोगों को दिखेंगे इतिहासकार, उनका कहना है कि जो आर्य थे वो भारतीय थे, भारत के ही मूल निवासी थे। देखिए मैं थोड़ा स्लो होता हूं पढ़ाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर पूरे मौज के साथ पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए एंजॉय करते हुए तो चीजें याद होती है। ठीक, आई थिंक मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा था। चलिए, आर्यों के आगमन के बारे में जो बात की गई, एक फैक्ट, एक सिद्धांत निकल के आया विकासवादी सिद्धांत, और एक आया विसरणवादी सिद्धांत। जो विकासवादी सिद्धांत है, इनका कहना है कि ये जो आर्य थे ना, ये हमारे पूर्वज जो थे वो यहीं के थे, भारत के मूल निवासी थे, और उन्होंने आगे चलकर वैदिक सभ्यता का विकास किया। लेकिन जो विसरणवादी सिद्धांत है, उनका कहना है कि आर्य विदेशी थे, विदेशों से आए थे। तो इसमें हम लोग समझेंगे, यूपीएससी में मैच करने के लिए यहां से कई बार प्रश्न प्रीलिम्स में भी आया है, तो ध्यान से समझिएगा। विकासवादी सिद्धांत के तहत जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उसमें कौन है, एल.डी. कल्लर। एल.डी. कल्लर एक इतिहासकार है। इनका कहना है कि जो आर्य थे, आर्य कहां से आए थे, कश्मीर से आए हुए थे, इनका मानना है। ठीक, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गंगानाथ झा, मैं याद भी करवाऊंगा। गंगानाथ झा का कहना है कि जो आर्य थे वो भारत के ही थे, लेकिन कश्मीर के नहीं थे। कहां के थे, गंगा यमुना दोआब के, गंगा यमुना के किनारे से आए हुए थे, अर्थात गंगा यमुना के दो आब से। दो आब का मतलब यह है कि दो नदियों के बीच का भाग। ठीक, गंगा यमुना के दो आब से आए थे, गंगानाथ झा ने कहा। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि दो लोग और आते हैं। ठीक, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, उनका मानना यह था, जो अविनाश चंद्र थे, कौन, अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र, इनका कहना है कि जो आर्य थे ना, वह सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्त सिंधु प्रदेश से आए हुए थे। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां से आए थे। सप्त सिंधु का मतलब है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की जा रही है। अविनाश चंद्र, उसके बाद आते हैं राजबली पांडे। राजबली पांडे यह एक इतिहासकार हैं, और इनका कहना है कि जो आर्य थे वह मध्य देश से आए थे। मध्य देश का मतलब यह है कि भारत का मध्य देश, अर्थात जैसे पहले का मालवा था, आज का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, झारखंड, इधर से आए हुए थे। ये किसने कहा, राजबली पांडे ने। इंपॉर्टेंट है, विकासवादी सिद्धांत के तहत ये चार इतिहासकार हैं जिनके वर्ड फेमस हैं। इनमें से एल.डी. कल्लर का कहना है कि ये कश्मीर से आए हुए थे। गंगानाथ झा का कहना है कि ये गंगा यमुना दो आब से आए हुए थे। लेकिन अविनाश चंद्र का कहना है कि ये कहां से आए हुए थे, सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। लेकिन राजबली पांडे कहते हैं कि नहीं, थे तो भारत के ही, लेकिन ये लोग मध्य देश से आए थे। देखिए, भारत में भी कई विचार हैं, चार विचार हैं। ठीक, अगर अब यही साइड में हम लोग देख ले विसरणवादी सिद्धांत। पहले विसरण का अर्थ मैं बताऊंगा। विसरणवादी सिद्धांत, कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल वर्ड भी इंसान नहीं लिख पाता। चलिए, विसरणवादी सिद्धांत के तहत कितने लोग आते हैं तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक, सबसे पहले आते हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का कहना है कि ये कहां से आए थे, मध्य एशिया। ये ऑथेंटिक है, इसे याद रखेंगे, मध्य एशिया। इसमें भी बैक्ट्रिया से, कहां से, बैक्ट्रिया के लोग आए हुए थे। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना है कि जो आर्य थे वह तिब्बत से आए थे। कहां से, तिब्बत से आए हुए थे। देखिए कैसे मतैक्य होता है, इसमें कई बार प्रश्न बना है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे वह कहां से आए थे, तो इन्होंने कहा कि यह तिब्बत के पठार से आए थे। लेकिन
आपने एक समाज सुधारक के बारे में सुना होगा जो बहुत फेमस है, माननीय है। उनका नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका कहना है कि जो आर्य आए वो कहां से आए, तो इन्होंने बताया कि आर्यों का आगमन आर्कटिक प्रदेश से हुआ। आर्कटिक प्रदेश से हुआ अर्थात उत्तरी ध्रुव। ठीक, उत्तरी ध्रुव कहाँ है? ऐसे हम लोग जब ग्लोब पर देखते हैं तो ये जो पड़ता है उत्तरी ध्रुव। ऐसे 4 भागों में बांटते हैं। भारत की स्थिति यहाँ है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन ये कहते हैं कि यहां से चलकर आर्य भारत में आए और यहां पर निवास करने लगे। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखेंगे। मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूं। आर्यों के आगमन के बारे में 2 सिद्धांत फेमस है। कौन कौन से? एक विकासवादी सिद्धांत और एक विसरणवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत में एल.डी. कल्लर का कहना यह है कि ये कश्मीर से आए थे। गंगानाथ झा का कहना है कि गंगा यमुना 2 आब से आए थे, लेकिन अविनाश चंद्र का कहना है सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। साथ ही राजबली पांडे का कहना है कि ये मध्य देश से आए हुए थे। यह हुआ हमारा विकासवादी सिद्धांत, जिसमें लोग कहते हैं कि ये भारतीय थे, आर्य भारत के मूल निवासी थे। लेकिन जब हम लोग विसरणवादी सिद्धांत पर पहुंचते हैं, देखिए पहले विसरण का अर्थ समझ लीजिए। विसरण का मतलब यह है कि फैलना। अगरबत्ती में जब आप लोग आग लगाते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। तो इसमें जो इतिहासकार हैं, इनका कहना है कि जो वैदिक सभ्यता है यह फैल के भारत में आई हुई है बाहर के लोगों से। इसमें जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, इतिहासकार हैं, मैक्स मूलर, इनका कहना है मध्य एशिया अर्थात बैक्टीरिया से। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि तिब्बत के पठार से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं, आर्कटिक प्रदेश से। ठीक, और लोग हैं जो कहते हैं कि पामीर के पठार से आए हैं, और लोगों का कहना है अफगानिस्तान से आए हैं, ईरान से आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे मैच करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में बना हुआ है, इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसको याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आर्यों के आगमन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इनके बारे में ही पूरा का पूरा बात किया गया है। वैदिक सभ्यता का पूरी तरह से निर्माण इन्होंने ही किया। अब आते हैं कि इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक, मतलब कि हमें वैदिक सभ्यता के बारे में किन स्रोतों के माध्यम से पता चलता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हमें पता लगता है तो उसमें 2 फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हमारा साहित्यिक स्रोत। कौन सा? पहले हेडिंग बनाते हैं। यार मैं थोड़ा दूसरे वे में जाके पढ़ा रहा हूं, क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लैंग्वेज यूज करूं जिससे कि आप लोगों की माइंड में चीजें सीधे क्लियर हो जाएं। लिखते भी रहिए, मुझे सुनते भी रहिए, एंजॉय करते रहिए, चीजें पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत मतलब कि हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता कैसे लगा कि यह एक सभ्यता थी। तो इसके 2 स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट निकल के आया पुरातात्विक स्रोत। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बताना नहीं पड़ेगा। दूसरा है साहित्यिक। लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दूं और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। देखिए पुरातात्विक का मतलब है ऐसे साक्ष्य जो हमें खुदाई में प्राप्त हुए। ठीक, और साहित्यिक का मतलब यह है कि ऐसे साक्ष्य जो हमें लिखित तौर पर प्राप्त हुए और उनकी लिपि को पढ़ा गया। अब यहां बहुत पेचीदा चीज निकल के आने वाला है। ज्यादातर चीजें आती हैं वेद से, तो वेद उस समय का नहीं है, मैं बात करूंगा। पहले मैंने कहा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करनी है, जिन लोगों को ये पॉइंट सही तरीके से समझना है मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें लिंक भी दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग हिस्ट्री का मेरा दूसरा वीडियो जाकर देख लेंगे। साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत आप लोगों के समझ में बहुत ही सही तरीके से बखूबी आ जाएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर वो वीडियो जरूर देख लें अगर यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं। शॉर्टकट मत अपनाइए, यहां भी मैं बता रहा हूं, लेकिन जो चीज मैंने 2 मिनट में बताई इसी पर मैंने 2 लेक्चर दिया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, तो उसे देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए पॉइंट पर आते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत है इसके तहत आते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, मंदिर, मूर्तियां, सिक्के, चित्रकला, ये सब आता है। लेकिन वैदिक काल के बारे में अभिलेखों से जो हमें पता लगता है उसमें 2 अभिलेख फेमस है। पहला बोगज कोई का अभिलेख। यह है कहां पर?
इसे पूरा बोलते हैं एशिया माइनर। एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख जो तुर्की में पड़ता है। ठीक, इसके माध्यम से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता लगता है। क्यों? क्योंकि इस अभिलेख में दो जनजातियों के बारे में बात की गई है। अरे सर, जनजातियों के बारे में बात की गई है तो उन जनजातियों का वैदिक सभ्यता से क्या मतलब है, हमें तो वो जानना है। धैर्य रखिए, बताने वाला हूं। देखिए, बोगज कोई अभिलेख में एक प्रसंग आया कि उस समय एशिया माइनर में दो जनजातियां रहा करती थीं, जिनका नाम था हित्ती। क्या? हित्ती और मितिन्नी। हित्ती और मितिन्नी नाम की दो जनजातियां थी। यार देखो, जब दो भाई होते हैं तो आगे चलकर जरूरी नहीं है कि उनमें लड़ाइयां ही हो, जरूरी ही नहीं है कि वो आपस में संबंध बनाए रखें। कभी कभी लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन फिर समझौता भी होता है उसमें। सेम चीज यही हुआ कि हित्ती और मितिन्नी में हो गई युद्ध। ये दोनों आपस में लड़ने लग गए। ध्यान से सुनिएगा, इस स्टोरी को समझ में आएगा कि वैदिक सभ्यता से यह कैसे जुड़ा है। हित्ती और मितिन्नी दो जनजातियां थी, आपस में लड़ जाती हैं, लेकिन बाद में लोग आकर इसमें समझौता करवाते हैं। और समझौते में क्या होता है कि हमें शपथ ली जाती है कि चलिए, मैं आज के बाद आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, या फिर हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग शपथ लेते हैं। शपथ किसकी ली जाती है? देवताओं की। देवताओं की शपथ ली गई तो उसमें 4 देवताओं का नाम आया। वो कौन कौन से थे? इंद्र थे, वरुण, मित्र और नात्स्य। नात्स्य, परेशान मत होइए, नात्स्य हैं वनस्पति के देवता उस समय के। तो बोगज कोई अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि वहां दो जनजातियां थी, हित्ती और मितिन्नी नाम की। वो आपस में लड़ाई करती हैं और समझौता करने के लिए 4 देवताओं की शपथ लेती हैं। वो कौन से थे? इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य। अरे सर, ये है कौन? अगर अभी आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, तो इन देवताओं का नाम बहुत ही तेजी से मैं रटवाने वाला हूं। आपको याद कर लीजिए अभी से इन 4 देवताओं को। इन्हीं 4 देवताओं का नाम कई बार हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि पूरी तरह से यह जो बोगज कोई अभिलेख है हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि उस समय यहां पर भी 4 देवताओं को साक्षी मानकर शपथ ली गई। इन्हीं देवताओं का प्रयोग वैदिक सभ्यता में किया गया। तो वहां से ही कुछ लोग आए होंगे यहां और वैदिक सभ्यता का विकास कर दिया। सब कुछ मानना ही तो है। जैसे हम लोग कह देते हैं कि माना कि इस वस्तु का दाम यक्स है, तो एक्स किसी वस्तु का दाम थोड़ी ना होता है यार, वो तो मानना पड़ता है ना। तो इसे भी मानना पड़ेगा। रीजन यह है कि यह भी मैं जहां तक मानता हूं, लोग इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह भी आद्य ऐतिहासिक काल है। क्यों? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो बोगज कोई अभिलेख से हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य नामक 4 देवताओं के बारे में पता लगता है। प्रश्न बना, मैं ये पूछ रहा हूं, बोगज कोई अभिलेख से, एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख से हमें किन 4 वैदिक देवताओं के बारे में पता लगता है? तो वो कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य। ठीक, कई बार प्रश्न बना है। अब बात आती है, दूसरा अभिलेख भी होगा ना सर, वो अभिलेख कौन सा है? तो वह है कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख कहां का है? यह ईरान का है। इससे भी हमें पता लगता है कि ईरान के लोग भारत में आकर वैदिक सभ्यता का विकास करते हैं। टाइम लिख लीजिएगा। जो बोगज कोई अभिलेख है 1400 बीसी पूर्व का है, और यह जो कस्सी अभिलेख है यह 1000 बीसी का है। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर का कब मिला? 1400 बीसी का, 1400 ईसा पूर्व। लेकिन जो कस्सी अभिलेख है वह 1000 ईसा पूर्व में मिला। तो ये हुए हमारे कौन से पुरातात्विक स्रोत। दोनों समझ में आया आपके? कस्सी अभिलेख में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं किया गया है, केवल यह बताया गया है कि यहाँ के लोग ही जाकर सिंधु घाटी, सॉरी, वैदिक सभ्यता का विकास करते हैं। ऐसा लिखा नहीं गया है वहां पर ऑथेंटिक रूप से। उसमें यहाँ बताया गया है कि यहाँ का जो कल्चर है वहां से मैच करता है। तो यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने सारी चीजें मानी थी, वैसे यहाँ भी मानना पड़ेगा। उसका रीजन मैं आगे देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, भूला नहीं हूँ। जरूर बताऊंगा कि मैं इसे आद्य ऐतिहासिक काल क्यों मानता हूँ। लोग इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं
मतलब कि सभी साक्ष्य यहाँ पर मिले और पढ़े गए, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। रीजन यह है कि लोगों ने अपने हिसाब से चीजें लिखकर इसको एक्सप्लेन किया है। अब आता है वह समय जब मैं यह एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मैं आद्य ऐतिहासिक क्यों मानता हूं इसे। आइए, आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में हमारे आते हैं कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण, और उस वेद, ब्राह्मण और ऐतरेय, सॉरी, वेद, ब्राह्मण और उसके साथ आता है हमारे पास अरण्यक, माफ करिएगा, अरण्यक, ऐतरेय तो एक ब्राह्मण ही था। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, पुराण, उपवेद, ठीक है, महाकाव्य। अब कुछ लोगों को यह चीज रिपीट हो रही होगी जिन्होंने वीडियो देखा है, दूसरे वीडियो मैंने इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमें वैदिक सभ्यता को समझने के लिए वेद पर डिपेंड होना पड़ेगा। आइए वेद के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसके उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आद्य ऐतिहासिक काल है, पहले ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में अंतर समझिए। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को हम लोगों ने कहा जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि वहां साक्षरता थी ही नहीं, जैसे कि पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। साहित्यिक साक्ष्य हैं, लेकिन उनकी लिपि इतनी गूढ़ थी कि आज तक कोई उसे पढ़ ही नहीं पाया। तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आया सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब है कि इसमें मिले साक्ष्यों को पढ़ा गया, उसकी लिपि को आज तक हम लोगों ने पढ़ लिया और उसके माध्यम से हम लोगों ने सारी चीजों का निर्धारण किया है। तो मैं वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल का क्यों मानता हूं, उसका रीजन है कि देखिए ये जो 4 वेद हैं हमारे पास, पहले वेदों का नाम आप लोग लिख लें। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये 4 वेद हैं। आपको क्या लगता है कि यहां चारों वेद वैदिक सभ्यता में ही लिखे गए? नहीं, इन वेदों के माध्यम से हमें उस सभ्यता के बारे में पता लगता है, लेकिन इन वेदों का संकलन उस समय नहीं किया गया था। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूं। रीजन यह है कि उस समय के जो लोग थे उनके पास कोई अपनी लिपि नहीं थी, वो लिख ही कहां पाए थे? इसे श्रुति साहित्य भी बोलते हैं वेद को, वेद को श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यह सुना गया था लोगों से। एक पीढ़ी के लोग दूसरे पीढ़ी के लोगों को बोलकर सुनाते थे और वो सुनकर वही चीजें ट्रांसफर करते थे अगली पीढ़ी में। तो आपको क्या लगता है कि यह वेद हमें मूल रूप में मिले हैं? बिल्कुल नहीं। जो पहली पीढ़ी के लोग थे जब दूसरी पीढ़ी से बात की, तीसरी, चौथी, 5वीं तक गए तो भाषाएं भी चेंज हुई, प्रकृति भी चेंज हुई। तो जो उस समय का चाल था, उस समय का रहन सहन था, वो लास्ट तक कैसे पहुंचेगा? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सुनने की बात जहां है, आप 10 लोग खड़े हो जाओ, कोई वर्ड एक व्यक्ति के कान में बोलो और बोलो कि लास्ट तक जाए, आपने जो वर्ड बोला है लास्ट तक नहीं पहुंचेगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम लोग इसे ऑथेंटिक नहीं मान सकते। मेरा मानना है, इतिहासकार मानते, लेकिन मेरा मानना है कि वेद पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी तो देते हैं, लेकिन तत्कालीन समाज और रीति रिवाजों को पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं। उसका रीजन यह है। अब बात आएगी कि सर फिर वेदों का निर्माण हुआ कब? वैदिक काल के बाद एक महर्षि आए जिनका नाम था वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम पहले था, अगर हम लोग बात करें वेदव्यास का नाम क्या था, देखिए मैं भूल रहा हूं। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्णद्वैपायन, माफ करिएगा, महर्षि वेदव्यास का नाम था कृष्णद्वैपायन। इन्होंने क्या किया, यहां जो वेद श्रुति माध्यम से सुनते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे थे, जब वेदव्यास आए, उन्होंने क्या किया, इसे संकलित किया। क्या संकलित मतलब संहिताबद्ध किया। इसे एक किताब में, एक कागज पर उन्होंने लिखा। क्लियर हुआ? मैं इसे आद्य ऐतिहासिक काल क्यों बोलता हूं? क्योंकि उस समय भी कोई लिपि नहीं थी, श्रुति काव्य है, या सुनते हुए लोगों के माध्यम से आया
और उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने इसे लिखा, तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सारी चीजें सही सही लिखी होंगी? पहली पीढ़ी से सुनी हुई बात अंतिम पीढ़ी तक क्या सही तरीके से पहुंची होगी? बिल्कुल नहीं, ये मेरा मानना है। ठीक है, इतिहासकार जो कहते हैं आप देखिए, सुनिए, पढ़िए, मैं भी पढ़ा रहा हूं, उन पर हमें बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरा जहां तक, अगर आप खुद सोचिए कि एक बात जो 10 पीढ़ियों से आते 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 लास्ट में पहुंची, क्या वह रियल रही होगी? नहीं रही होगी। ठीक, तो इस वजह से वेदव्यास ने इसे संकलित किया। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने संकलन किया है, निर्माता नहीं है। वेदों के निर्माता ये नहीं है वेदव्यास, इन्होंने संकलन किया है। आप लोग लिख लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं। वेदव्यास ने जो सुनी हुई चीजें आ रही थी उसे वेद के रूप में संकलित किया, लिखा, निर्माण नहीं किया इसका। ठीक है, वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब यह है कि इसे भगवान ने स्वयं लिखा वेदों को, लेकिन उन्होंने महर्षियों को बताया, महर्षियों ने धीरे धीरे अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाई और धीरे धीरे कर यहाँ महर्षि वेदव्यास तक आया और उन्होंने इसे लिख दिया। इसलिए इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है, श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो वेद के इतिहास के बारे में हम लोगों ने समझा कि वैदिक काल के बारे में हमें वेदों के माध्यम से जानकारी मिलती है, लेकिन मित्रों यह जो वेद है वैदिक काल में नहीं लिखा गया था, क्योंकि उस समय लिखने की कोई लिपि हमारे पास नहीं। चलिए, पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग वेदों का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, 4 वेद हमारे पास हैं। हम लोग देखेंगे इसके पढ़ने वाले कौन थे, जिसे अध्येता बोलते हैं, और इनके उपवेद कौन कौन से हैं और किस वेद में क्या बात की गई है। सबसे पहले लिखेंगे, अरे यार, ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक, चलिए यहां मैं हेडिंग बना देता हूं, वेद, और यहां लिख देता हूं अध्येता, मतलब इसे पढ़ने वाले को क्या कहा गया उस समय, और उसके बाद आता है इसका उपवेद। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है इसे पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? होत्री, क्या होत्री बोला गया। लेकिन इसका ऋग्वेद के पढ़ने वाले अध्येता को होत्री कहा गया, और ऋग्वेद का जो उपवेद है आप सबको पता होगा वह क्या है? आयुर्वेद है। देखिए ये फैक्ट है, इसलिए गलत ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सोच समझकर बता रहा हूं। ऋग्वेद में पढ़ने वाले को अध्येता कहा गया और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। सामवेद के अध्येता को क्या कहा गया? तो उद्गाता कहा गया, उद्गाता। और इसका सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो वह है गंधर्व वेद। ठीक है, उसके बाद होत्री हो गया, उद्गाता हो गया। यजुर्वेद के अध्येता को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अध्वर्यु बोलते हैं, अध्वर्यु बोलते हैं। तो इसका उपवेद कौन सा हुआ? आयुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया, तो धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। कई बार मैच करने के लिए पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अथर्ववेद के अध्येता को क्या कहते हैं हम लोग? तो ब्रह्मा बोलते हैं उसको, ब्रह्मा। और इसके उपवेद को क्या बोलते हैं? तो शिल्पवेद। क्या? शिल्पवेद। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अध्येता कौन है? ऋग्वेद के अध्येता हैं होत्री, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, अथर्ववेद के ब्रह्मा। अब उपवेद के बारे में ऐसे याद करिए आप लोग, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये 4 उपवेद हो गए। अब बात आती है कि सर इन चारों की कुछ खूबियां हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, बस 10-5 मिनट और लूंगा मैं। देखिए थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किसके बारे में बात की गई? तो भक्ति के बारे में बात की गई। ठीक, इसमें क्या हुआ? 10 मंडल है। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। 1028 सूक्त हैं, यही इंपॉर्टेंट है बस। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल है। इसमें कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलता है? तो ऋग्वेद में। यूपीएससी प्रश्न नहीं बनाएगा, यूपीएससी बनाएगा
कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में आता है, तो वह आता है कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। यहां मैं लिख देता हूं मंडल, तीसरे मंडल में किसके बारे में बात की गई, गायत्री मंत्र। ठीक यार, बोर्ड में नीचे दिखेगा नहीं, तीसरा मंडल हो गया। उसके बाद आता है सातवां मंडल, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिएगा। ऋग्वेद के सातवें मंडल में किसके बारे में बात की गई, तो वह है 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध। ठीक है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, मतलब ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो वह 9वां मंडल है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, किससे रिलेटेड, ऋग्वेद से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीपली समझेंगे, क्यों, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। आइए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद को हम लोगों ने देखा, अब ये देख लेते हैं कि सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में किसके बारे में बात की गई है। ऋग्वेद में भक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है, लेकिन ऋग्वेद, चलिए यहां से पूरा लिख देता हूं मैं बहुत जल्दी। ऋग्वेद में भक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक। सामवेद में क्या किया गया, पद्य रूप में इसे लिखा गया, और क्या किया गया, ऋग्वेद की पंक्तियों को, ऋग्वेद की पंक्तियों को ही पद्य के रूप में परिणत करके सामवेद में लिख दिया गया। उसके बाद आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका वर्णन है, तो इसमें यज्ञ और अनुष्ठान के बारे में बात की गई है। किसके बारे में, यज्ञ और अनुष्ठान के बारे में। लास्ट में आता है अथर्ववेद, सबसे नया जोड़ा गया वेद। अथर्ववेद में किसके बारे में बात की गई है, तो यहां है जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, इन सब के बारे में अथर्ववेद में बात की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। कई बार प्रश्न बना है कि जादू टोना या फिर वशीकरण के बारे में किस वेद में बात की गई है, तो अथर्ववेद में। यज्ञ और अनुष्ठान के बारे में किस वेद में बात की गई है, तो वह है आपका यजुर्वेद। सामवेद में किसके बारे में बात की गई है, तो वह बात की गई है हमारे पद्य के रूप में ऋग्वेद की पंक्तियों को ही लिखा गया है, और ऋग्वेद में भक्ति के बारे में बात की गई है। मैं अगले वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ऋग्वैदिक काल का ही होगा। यह वीडियो हम लोगों ने ओरल रूप से समझा कि हमारा जो वैदिक काल है यह पूरा का पूरा है क्या। उम्मीद करता हूं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन आप लोगों के समझ में चीजें आ गई होंगी। तो आई होप कि आप लोग सही तरीके से समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार आप लोग पॉज करेंगे, रोकेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, और स्टार्टिंग से जाकर एक बार रिपीट करके वीडियो को देखेंगे। अगर 1 से 2 बार आपने वीडियो को देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर नहीं होने वाला है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मन तो मेरा था कि पूरा मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोर होने लगते हैं, और मेरे अंदर कॉमेडी करने की टेक्निक है नहीं, ना मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं भूलता कि मैं यूपीएससी की क्लास ले रहा हूं। बहुत सारे यूट्यूबर भी मैंने देखा है जो फेमस तो होते हैं लेकिन कॉमेडी के दम पर। हमें क्या चाहिए, कंटेंट। कंटेंट के भरोसे रहिए आप लोग, ये मेरी गारंटी है कि मैं आप लोगों को सही कंटेंट देकर आपके टारगेट तक ले जाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने अपना एक वर्ड भी निकाला है, आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी पर कि स्टडी विद आंसू प्लेटफॉर्म का एक फेमस वर्ड अब बनने वाला है, वह है मार्कर से मार्स तक। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। ना मैं लाइक करने के लिए बोलूंगा, ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग खुद कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।